जरा सोचिए, एक कंपनी जो अपने शुरुआती दिनों में दिवालिया होने से बस एक कदम ही दूर थी, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनियों में से एक है। हाँ, ये कहानी है एनवीडिया की। वही कंपनी जो गेमिंग चिप्स बनाने के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज पूरी की पूरी एआई क्रांति को अपनी ताकत दे रही है। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर को और करीब से जानते हैं। $3 ट्रिलियन, ये एनवीडिया की आज की कीमत है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ी रकम है। लेकिन ये कामयाबी कोई रातों रात नहीं मिली। नहीं, इसके पीछे दशकों की मेहनत है, बड़ी बड़ी विफलताएं हैं और एक ऐसा दांव है जिसने सब कुछ बदल दिया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक वीडियो गेम हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी एआई का दूसरा नाम कैसे बन गई। इसका जवाब छिपा है एक दूर की सोच में, कुछ बहुत बड़ी गलतियों से सीखने की हिम्मत में और एक ऐसे दांव में जिसने सच में सब कुछ पलट कर रख दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 1990 के दशक से। वो दौर था जब कंप्यूटर धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे और वीडियो गेम्स सपाट 2D दुनिया से निकलकर एक नई रोमांचक 3D दुनिया में कदम रख रहे थे। तो हुआ ये कि 1993 में जुरासिक पार्क फिल्म के शानदार कंप्यूटर ग्राफिक्स ने जेनसन हुआंग को जैसे भविष्य की एक झलक दिखा दी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एनवीडिया की शुरुआत कर दी। मकसद एक था, गेमिंग के लिए खास 3D ग्राफिक्स चिप्स बनाना। शुरुआती $40,000 की फंडिंग तो पलक झपकते ही खत्म हो गई। फिर सिकोया कैपिटल ने $20 मिलियन का निवेश किया, लेकिन साथ में एक कड़ी चेतावनी भी दी, अगर मेरे पैसे बर्बाद हुए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और देखिए, किस्मत का खेल, वो पैसे सच में बर्बाद होने की कगार पर आ गए थे। एनवीडिया का शुरुआती सफर बिल्कुल आसान नहीं था और कंपनी अपने इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने वाली थी। 1995 में कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्ट NV1 ग्राफिक्स चिप लॉन्च किया और ये एक बहुत बड़ी बिजनेस डिजास्टर साबित हुई। इसकी टेक्नोलॉजी ही उस समय के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। असल में इसने एक गलत रेंडरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जो गेम डेवलपर्स को पसंद नहीं आई। ऊपर से ही बहुत महंगी भी थी और नतीजा, बेची गई 30,000 चिप्स में से सोचिए 29,000 वापस आ गई। कंपनी एक बार फिर दिवालिया होने की कगार पर थी। इसी मुश्किल दौर में उन्हें गेमिंग कंपनी सेगा से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन एक साल बाद जेनसन हुआंग को एहसास हुआ कि वो फिर से गलत दिशा में जा रहे हैं। तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सेगा के CEO को फोन किया और साफ साफ अपनी नाकामी मान ली। और फिर जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। सेगा के CEO ने न केवल उनकी ईमानदारी की तारीफ की, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के पूरे $5 मिलियन उन्हें दे दिए। इस पैसे ने एनवीडिया को वो जिंदगी दी जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो इस जीवनदान के साथ एनवीडिया ने न सिर्फ जबरदस्त वापसी की, बल्कि कुछ ऐसा बना डाला जिसने कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सबसे पहले 1997 में उन्होंने रीवा 128 चिप लॉन्च की। ये एक ही चिप पर 2D और 3D दोनों काम कर सकती थी, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। इसने मार्केट में तहलका मचा दिया। एनवीडिया ने 70 से भी ज्यादा कॉम्पिटिटर्स की भीड़ में अपनी जगह बनाई और लागत कम करने के लिए TSMC के साथ एक ऐसी पार्टनरशिप की जो आज भी कायम है। और फिर साल आया 1999। इस साल एनवीडिया ने दुनिया को एक नया शब्द दिया, GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। GeForce 256 के लॉन्च के साथ उन्होंने इस शब्द को टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसका काम बहुत सीधा सा था। कंप्यूटर का जो मेन ब्रेन होता है यानी CPU, उससे ग्राफिक्स का सारा भारी भरकम काम अपने ऊपर ले लेना। इससे हुआ ये कि CPU दूसरे जरूरी कामों के लिए फ्री हो गया और गेमिंग का एक्सपीरियंस पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और तेज हो गया। गेमिंग में अपनी बादशाहत कायम करने के बाद एनवीडिया ने अपने इतिहास का सबसे जरूरी और सबसे दूरदर्शी फैसला लिया। ये एक ऐसा दाव था जिसने गेमिंग की दुनिया से कहीं आगे एक बिल्कुल नए भविष्य के दरवाजे खोल दिए। 2006 में उन्होंने लॉन्च किया कूडा। ये एक ऐसा कदम था जिसकी अहमियत उस समय बहुत कम लोगों ने समझी। कूडा एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म था जिसने डेवलपर्स के लिए GPU की असली ताकत का दरवाजा खोल दिया।
अब जीपीयू से गेमिंग के लिए नहीं रहा, बल्कि किसी भी तरह की मुश्किल साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। अब इसे समझने के लिए सीपीयू और जीपीयू के काम करने का तरीका जानना जरूरी है। देखिए, सीपीयू एक समय में एक मुश्किल काम करता है जिसे हम सीरियल प्रोसेसिंग कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीपीयू एक ही समय में हजारों छोटे छोटे काम एक साथ करता है। इसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक किताब लिखनी है। अगर आप सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं तो एक ही इंसान पहले पेज से लिखना शुरू करेगा, फिर दूसरा लिखेगा, फिर तीसरा। इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जीपीयू के साथ आपके पास हजारों लोग हैं और हर कोई एक ही समय में एक एक पन्ना लिख रहा है। जाहिर है किताब बहुत जल्दी पूरे हो जाएगी। बस यही है पैरेलल प्रोसेसिंग की असली ताकत, और यही ताकत एआई के लिए जरूरी है। एनवीडिया का ये कूड़ा पर लगाया गया दाव एक दशक से भी ज्यादा समय तक एक तरह से इंतजार करता रहा, और फिर एआई की लहर आई और इस दाव ने कंपनी को कामयाबी के उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां वो आज है। 2012 में रिसर्चर्स ने पाया कि एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए जीपीयू सीपीयू से कहीं ज्यादा तेज हैं। ये एक बड़ा मोड़ था। और फिर 2022 में चैट जीपीटी के आने के बाद तो जैसे एआई के लिए पावरफुल चिप्स की मांग में एक विस्फोट हो गया, और इस विस्फोट के लिए एनवीडिया पहले से ही पूरी तरह तैयार बैठा था। और ये बदलाव कंपनी के रेवेन्यू में साफ साफ दिखता है। एआई डेटा सेंटर वाला हिस्सा जो कभी बहुत छोटा था, अब गेमिंग वाले हिस्से से कहीं बड़ा हो गया है। ये एआई बूम का सीधा और जबरदस्त असर है। आज एआई चिप बाजार पर एनवीडिया का लगभग 80% कब्जा है। वो इस खेल में सबसे आगे हैं और बाकी सब उनसे बहुत बहुत पीछे हैं। दिवालिया होने की कगार से $3 ट्रिलियन की कंपनी बनने तक का एनवीडिया का ये सफर वाकई कमाल का है। तो अब सवाल ये उठता है, 80% मार्केट शेयर और एआई की लगातार बढ़ती मांग के साथ क्या एनवीडिया $5 ट्रिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनेगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।